नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। उत्तराखंड के पहाड़ों में हम किस तरह के मॉडल को अपना सकते हैं और एप्पल ऑर्चर्ड लगा सकते हैं, इसके लिए आज हमने देवभूमि डायलॉग के मंच पर बुलाया है विक्रम रावत जी को, जो एक जाने माने बागवान हैं। अपनी प्रोग्रेसिव फार्मिंग अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, लगातार रिसर्च करते हैं। हमने उनसे निवेदन किया कि आपने किस तरह के बदलाव किए हैं अपने फार्म में और उत्तराखंड में से किस तरह से रेप्लिकेट किया जाता है, क्योंकि मंडी में वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। उनका क्लासन नर्सरी फार्म करके भी है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, अगर आप कोई एप्पल ऑर्चर्ड लगाना चाहते हैं तो आप उनकी गाइडेंस में अपना एप्पल ऑर्चर्ड लगा सकते हैं। बहुत धन्यवाद विक्रम रावत जी, देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। और सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है एप्पल एक गेम चेंजर हो सकता है अगर हम उत्तराखंड के पहाड़ की इकोनॉमी को बदलने की बात करें? नमस्कार। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने पिछले काफी टाइम से 4-5 साल से मैं उत्तराखंड में जो रेकी की है, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जो पहाड़ों में जो बदलाव हो सकता है उसके लिए हॉर्टिकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। चाहे उसमें सेब हो, चाहे वेजिटेबल्स हो या एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हो, तो ये इनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। पर यही है कि पहाड़ों में हमारे, अगर मैं हिमाचल के हिसाब से तुलना करूं, तो हमारे जो उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो लगभग 8 या 9 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सेब हो सकता है। तो आप कह रहे हैं इन 8 और 9 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ये फॉर्मूला अपना सकते हैं, लेकिन हमारे साथ दिक्कतें भी बहुत है ना। मतलब फार्मर के सामने तो बड़ी चुनौतियां हैं। जंगली जानवर हमारे यहाँ एक बड़ी दिक्कत है, कई बार स्टॉर्म आ जाता है, वो बड़ी दिक्कत है। कई बार भारी बारिश हो जाती है, वो हमारे लिए बड़ी दिक्कत है। अगर फार्मर इन्वेस्ट करना भी चाहे तो ये हमेशा फेयर उसके दिमाग में रहता है। नहीं, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग पहाड़ में रहते हैं, हिमाचल भी पहाड़ी है, उत्तराखंड में भी पहाड़ हैं। और पहाड़ों की जो समस्याएं हैं वो भी पहाड़ों जैसी हैं। एक जैसे टोपोग्राफी होने की वजह से अगर जंगली जानवर वहां पर हैं उत्तराखंड में, तो यहाँ यहाँ भी कमी नहीं है। हमारे अपने फार्म के आसपास पूरा एक जंगल है। और बंदर, जिसकी उत्तराखंड में हम लोग बार बार बात करते हैं कि बंदरों ने बहुत दुखी करते हैं, तो यहाँ भी बंदर बहुत ज्यादा हैं। लेकिन वो, देखिए, जब आप एक ऑर्चर्ड डेवलप करते हैं और उसमें कुछ जो पौधे लगे हैं आपके, जब आपको उसमें पैसे दिखने लग जाए तो आप सुबह से लेकर शाम तक चौकीदारी भी करेंगे। तो वैसे ही हम लोग भी करते हैं। यहाँ सुअर भी है, बंदर भी है, लंगूर भी है, और तेंदुआ, भालू तो सारी जगह पाए जाते हैं। तो यहाँ भी है, वो सारी समस्याएं यहाँ भी है। लेकिन यहाँ हम लोग उन समस्याओं का समाधान अपने आप से करते हैं। बगीचे में ज्यादा से ज्यादा, जैसे हमने डॉग्स भी रखे हैं यहाँ पर, तो जी। हमारे पास 4 डॉग्स रहते हैं। तो हमेशा जब भी दूर के एरिया में हम भाग नहीं सकते, तो डॉग्स फटाफट भागकर बंदरों को भगा देते हैं। तो अभी जो ये हम देख रहे हैं, स्क्रीन पे हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, ये जो आपने रिसर्च किया है या आपने जो फॉर्मूला अपनाया है या आपने जो मॉडल खड़ा किया है, ये क्या है? थोड़ा इसके बारे में बताइए ना हमारे दर्शकों को। देखिए, ये कोई ऐसी इनोवेशन नहीं है जो मैंने की हो, लेकिन ये मैं इसका यूरोप में ये बहुत पहले से हो रहा है, अमेरिका में बहुत पहले से। जो सबसे पहले फार्मिंग में जो रेवोल्यूशन आई वो इंग्लैंड में आई। इंग्लैंड से वो यूरोप में पहुंची, और यूरोप से हम तक आने में उसे लगभग 100 साल लग गए। तो आपको जानकर खुशी होगी कि मैं हिमाचल प्रदेश में हाई डेंसिटी, जो ये मॉडर्न फार्मिंग है, जिसमें पौधे बहुत नजदीक नजदीक लगते हैं, तो इसके हम पायनियर हैं। तो हमने ये काम 2003 में शुरू किया था। और हमने यूनिवर्सिटी से भी बात की, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी पुराने ट्रेडिशनल जो ऑर्चर्ड थे वही लगते थे। तो ये सारी जितनी भी जानकारी थी मैंने इंटरनेट से ली। जी। इंटरनेट में यूरोप के ऑर्चर्ड्स देखे, अमेरिका के ऑर्चर्ड्स देखे। तो हाई डेंसिटी का मतलब नजदीक नजदीक पौधे लगना। और जो हमारे ट्रेडिशनल पौधे होते हैं उसमें फल लगता है लगभग 8-9 साल लग जाते हैं। लेकिन इस तरह के अगर जब हम बगीचा लगाते हैं तो इसमें जेस्टेशन पीरियड बहुत कम हो जाता है, लगभग दूसरे साल से फल लगने शुरू हो जाते हैं। जी। और कितने साल तक, मतलब पहले जो पेड़ लगते थे वो हम उन्हें कहते थे साहब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो ये अगर ये जो आपने कहा कि जो मॉडर्न आपका ये ऑर्चर्ड है, फास्ट ग्रोइंग है, जल्दी फल देता है,
जो कि अभी ह्यूमन जी टेंडेंसी भी हो गई कि अगर हमने पैसे लगाए हैं तो जल्दी उसका प्रतिफल मिले। तो ये कितने सालों तक फल देता है? हाँ, अगर मैं पुराने ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड की बात करूं तो वो लगभग 50 से 55-60 साल तक भी प्रोडक्शन में रहता है। लेकिन जो उसकी क्वालिटी है वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट होती, खराब होती चली जाती है। लेकिन जो ये ऑर्चर्ड है, एक तो इसमें जेस्टेशन पीरियड बहुत कम है, ये दूसरे साल से आपको फल देना शुरू कर देगा, और ये लगभग 25-30 साल तक आपको फल देता रहेगा। तो इसका सबसे बड़ा जो फायदा मैं देखता हूँ, चाहे उत्तराखंड की दृष्टि में या हिमाचल की दृष्टि में, कि जब से हमने इस टेक्नोलॉजी को हिमाचल में इंट्रोड्यूस किया है, तो यूथ जो बाहर जॉब कर रहा था, अच्छी अच्छी जॉब कर रहे थे, वो वापस आए हैं और उन्होंने इस हाई डेंसिटी फार्मिंग को अडॉप्ट किया है हिमाचल में। तो अब काफी स्केल में ये अडॉप्ट हो रही है, काफी नए जो यूथ है वो इस पे जा रहे हैं। तो उत्तराखंड और में एक आप किस्म से जी, इसको, उत्तराखंड में आपने कोई मॉडल ऐसा डेवलप किया जो हम बता सके, अपने दर्शकों को दिखा सके, ताकि वो भी इंस्पायर हो सके और उन्हें लगे कि साहब ये भी लाइवलीहुड लाइवलीहुड का एक जरिया बन सकता है? जी बिल्कुल। मैं बेसिकली तो पौड़ी गढ़वाल से हूँ। तो अपने गांव में मैंने 2018 में शुरुआत की थी। तो पहले बहुत कम जाते थे, लेकिन 18 के बाद मैंने कुछ पौधे लगाए। और उसके बाद 2020-19 के बाद वहाँ पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में डीएम थे धीराज गर्ब्याल। तो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम पौड़ी को किसी तरीके से ऑर्चर्ड बनाते हैं। तो सबसे पहला जो हमने फार्म डेवलप किया था वो था पटेलिया, एक धूमाकोट के पास एक जगह है जहाँ हमने 2100 पौधे लगाए थे। हम्म। और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो उत्तराखंड का उस वक्त का सबसे बढ़िया ऑर्चर्ड था आज की डेट में भी। लगभग तीसरे साल में ही उसने लगभग 2.5-3 लाख रुपए के सेब वगैरह देने शुरू कर दिए थे। तो अभी अच्छी प्रोडक्शन में है। उसके बाद और भी बहुत सारे ऑर्चर्ड्स हमने वहां पर लगाए हैं तो गवर्नमेंट जो की प्रोडक्शन। पॉलिसी सपोर्ट किस तरह से है? बिकॉज क्या है कि जब तक सरकार का नीतिगत सपोर्ट हमारे यूथ को नहीं मिलेगा तो वो बड़े पैमाने पे इस क्षेत्र पे नहीं आएंगे। इस सरकार ने देखो पॉलिसीज तो बनाई है, लेकिन वो पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की है वो पेपर्स में ज्यादा है। और एक जिसको हम पॉजिटिव वो बोलते हैं, वो सरकार का उसमें मुझे नहीं दिखाई देता। मिशन एप्पल है, चाहे मिशन कीवी है, तो स्कीम तो है और उसमें फार्मर्स के लिए ग्रांट्स भी हैं, सब्सिडीज भी हैं। लेकिन एक जब भी कोई यूनिट खड़ा होता है तो उसमें जो उस ऑर्चर्ड को लगाने वाले हैं, जो जिसको हम सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, उनका वो भी एक स्टेक होल्डर माने जाते हैं। तो उनके लिए जो सरकार का रवैया है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो इसमें बहुत सारे जो जो टेक्निक, क्योंकि हमारे जो गढ़वाल के लोग हैं या उत्तराखंड के या कुमाऊं के, जो 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 मतलब एप्पल की बेल्ट्स हैं, उनको टेक्निकल जानकारी नहीं है। तो टेक्निकल जानकारी हमेशा बाहर से आएगी। जैसे ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से, जैसे हम लोग यूरोप से यहाँ पर लाए हैं, तो वैसे मैं ले जाना चाहता हूँ उसको उत्तराखंड के एरिया में। तो जब सरकार हमें सहयोग करेगी कि हाँ आप आइए, शुरू के 1-2 साल में तो हमें अच्छी सपोर्ट मिली जब डीएम थे वहां पर धीराज गर्ब्याल जी। लेकिन उसके बाद से वो सपोर्ट मिलना बंद हो गई, तो हमारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया। तो अभी अगर मान लीजिए, जैसा कि मैं विजुअल्स भी देख पा रहा हूँ अपने स्क्रीन पे, ये जो नेट वगैरह आपने लगाए हैं, हेल नेट वगैरह, इससे क्या फायदा मिलता है? देखिए, दो तरीके की कल्टीवेशन, तीन तरीके की कल्टीवेशन होती है। एक तो होती है ओपन फील्ड, जो हम जनरली सारे उत्तराखंड में होती रही है या पहाड़ों में होती रही है। दूसरी होती है प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, जिसको हम लोग जिस टेम्परेचर को भी मैनिपुलेट करते हैं, क्लाइमेट को मैनिपुलेट करते हैं, ह्यूमिडिटी, तो वो होते हैं हमारे पॉली हाउसेस। तो क्योंकि ये एप्पल फार्मिंग बहुत बड़ा एरिया होता है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा क्रॉप डैमेज होती है वो ओले से होती है, जिसको हम हेल बोलते हैं, हेल स्टॉर्म्स। तो बेसिकली ये लगता तो हेल स्टॉर्म्स की वजह से है, लेकिन हमें लगता है कि इसके और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे तेज बारिश हो जाए, तो फ्लावर के टाइम में अगर तेज बारिश होती है तो फूल झड़ जाता है। बिल्कुल। तो ये नेट जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, हल्की सी ये शेड भी देता है, तो सॉइल का जो धूप का जो पेनिट्रेशन है वो कम हो जाती है सॉइल पर। और तीसरा जो मैं सबसे बड़ा बेनिफिट देखता हूँ अपने अपने इस फार्म में, क्योंकि हमारा लो हाइट में है, हमारे चारों तरफ से चीड़ का जंगल है, तो यहाँ बीटल्स, रूट बोरर्स या रिंग बोरर्स बहुत आते हैं, तो उसका साइज बड़ा होता है। तो हमने ऊपर से तो पूरा नेट कवर कर दिया है, तो हम चारों तरफ से नेट कवर कर देंगे।
तो इंसेक्ट से भी हमें काफी इसमें राहत मिलेगी। हाँ, एक और आपने अगर जी चारों तरफ से जी जी बोलिए अगर प्लीज। चारों तरफ से बंद होगा तो बंदरों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अंदर जाना। एक और बात जो आपने कहा कि सब फार्मर्स को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं या बीमारियां जो लग जाती हैं उसके बारे में जानकारी, आप हमें रास्ता बता सकते हैं कि कैसे हम फार्मर को रीच आउट करें और कैसे उन तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, ताकि जो ऑर्चर्ड उन्होंने लगाया या जो भी काम वो कर रहे हैं वो उनका आगे बढ़े। देखिए, इसमें तो जो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा वो किसान को ही लेना पड़ेगा। हमारे उत्तराखंड में थोड़ा सा एक दुर्भाग्य मैं इसको बोलता हूँ कि हमारा किसान, एक किसान दूसरे किसान से सीखना नहीं चाहता। तो जैसे हमने जहां जहां हमने मॉडल ऑर्चर्ड खड़े किए हैं, लोग वहां जाएं, वहां देखें, सीखें। हमने जब 2020 में एक स्ट्रेटेजी प्लान की थी, तो उसमें पहला जो हमारा स्ट्रेटेजी थी उसके तहत हमारा ये था कि हर ब्लॉक से हम कुछ किसानों को हिमाचल में एक्सपोजर के लिए लाएंगे, क्योंकि जब आदमी देखता है तब वो विश्वास भी करता है। बिल्कुल। और उसके बाद फिर हमने हर ब्लॉक में जाके कैंप्स किए, फार्मर्स को मोटिवेट करने की कोशिश की, और उसमें लगभग लगभग 2-4% जो फार्मर हमें हमारे निकल के आए, उनके साथ हमने मिलके फिर काम किया। तो इसमें सबसे बड़ा है कि एक तो जो हमारे ऑफिशियल हैं वो भी थोड़ा सा, उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है अभी, तो वो पहले ट्रेनिंग ले, ताकि वो लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। और बाकी तो मेरा यही रहेगा कि जितने भी किसान ये करना चाहते हैं तो वो नॉलेज एक्वायर करें पहले, और उसके बाद ही एग्जीक्यूट करें। और चल नॉलेज को लेने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप अपना एक्सपोजर कीजिए। जो अच्छे अच्छे फार्म्स हैं हिमाचल में, जैसे छोटे फार्म भी है, बड़े फार्म्स भी हैं, तो यहाँ अगर 2-4 फार्म्स में आप किसान विजिट करता है तो उसकी आंखें खुलती है और वो मोटिवेट भी होता है। हम्म। तो रावत जी बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि एक एप्पल के ऊपर की उसकी प्लांटिंग से लेकर उसकी सोइंग से लेकर कैसे उसकी देखरेख होती है, क्या मार्केट हो जी सकती है, कैसे, मैं चाहूंगा एक पॉडकास्ट हम आने वाले समय में करें, ताकि हमारे फार्मर्स को एप्पल से जुड़ी वो सारी जानकारियां मिले जो उसके लिए बेनिफिट कर सके। और मुझे लगता है कि हम लोगों का यही एक अच्छा योगदान हो जाएगा कि हम फार्मर को एजुकेट कर सके। बहरहाल आपने एक बहुत शानदार मॉडल खड़ा किया है हिमाचल प्रदेश में, और मैं चाहूंगा ऐसे कई मॉडल उत्तराखंड में भी खड़े हों। और मैं चाहूंगा अगर आप में से जो दर्शक देख रहे हो, अगर वो चाहते हैं अपना ऑर्चर्ड लगाना, तो हम नीचे आपका नंबर भी दे रहे हैं। और ना सिर्फ ऑर्चर्ड लगाना, अगर कोई किसी तरह की जानकारी भी आपको चाहिए तो वो आप हासिल कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद विक्रम रावत जी देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए, और सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। देवभूमि डायलॉग का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम आपके दरवाजे तक वो जानकारी कैसे मुहैया करा पाए जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।